हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी ये करंट न्यूज़ के रूप में हम लोग इसको देखेंगे कि हमारे बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इस पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या नियम है, कब कब चुनाव होगा, कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है, किन को क्या सिंबल मिल रहा है। ये सारी जानकारी अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होगी। आप इंफॉर्मेटिव है, आप एक बार देखें। जो अभी न्यूज़ चैनल पर अलग अलग चैनल दिखा रहा है, अलग अलग पेपर में अखबार में आ रहा है खबर, आप एक बार देख लें ताकि आपको पता चले कि चुनाव कब कैसे होना है। कोई किसी को इंटरेस्टेड कोई है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने में भागीदार हो सकते हैं। और जो भी 18 साल से ऊपर हो गए हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप चुनाव में ज़रूर भागीदार हों, वोट डालें। या वोट पाने का भी आप में अगर जज्बा है तो कुछ काम करना चाहते हैं, समाज सेवी हैं आप, औरों के लिए जीना चाहते हैं तो आप इसमें भागीदार ज़रूर बने। सबको अधिकार एक समान मिला हुआ है, हर एक व्यक्ति का वोट समान अधिकार रखता है। आप देखें यहाँ पर तो हमारे जो भारत में है त्रिस्तरीय पंचायती राज है। इसमें ऊपर का लेवल जो है वो सांसद का है, जिसको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो जिससे चुन करके प्रधानमंत्री और पूरे देश का शासन चलता है। और दूसरा जो बीच का स्तर है वो है एमएलए का, यानी विधायक का, जिससे राज्य का सरकार चलता है, बनता है, चलता है। और तीसरा ये ग्राम पंचायत है, जिला परिषद से लेकर के ग्राम पंचायत तक इसके कई पद होते हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी। और इसका चुनाव जो है ग्रामीण लेवल पर, छोटे स्तर पर और रूट लेवल पर होता है। इसका कार्यक्षेत्र छोटा होने के कारण ये ज़्यादा कारगर होता है और सबके पहुंच में होता है। तो देखते हैं बिहार पंचायत चुनाव का एक परिचय। बिहार में पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये निर्वाचन आयोग करते हैं और निर्वाचन आयोग का क्षेत्र वो राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। इन्होंने बताया कि राज्य में 6 सीटों के लिए इस बार चुनाव कराया जाएगा, जिसमें कौन कौन सीट होंगे। जिला परिषद सदस्य, यानी जिला परिषद जिला लेवल का होता है, उनके मेंबर चुने जाएंगे। जिस तरह से केंद्र के लिए सांसद के लिए सांसद चुने जाते हैं, उसके मेंबर होते हैं वो, और विधानसभा के लिए विधायक चुने जाते हैं, वो उसके मेंबर होते हैं। उसी तरह से जिला परिषद के भी मेंबर चुने जाते हैं जनता के ही द्वारा, इसलिए इनको भी उतना ही पावर होता है, क्षेत्र भले छोटा होता है। तो जिला परिषद सदस्य हैं एक पोस्ट, दूसरा है पंचायत समिति सदस्य, तीसरा है मुखिया, चौथा है सरपंच, पाँचवा है वार्ड सदस्य और छठा है पंच। इस तरह से ये 6 पद हैं जिन पर इस बार इलेक्शन होना है और लोगों का सिलेक्शन होना है। और ये सिलेक्शन करेंगे बिहार के मतदाता। राज्य में होली के बाद चुनाव प्रस्तावित है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग जो है उन्होंने बिहार में पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक राज्य में 10 चरण में चुनाव कराए जाएंगे, 10 चरणों में, यानी 10 अलग अलग तिथि रहेगी, अलग अलग क्षेत्र निर्धारित रहेगा कि किस चरण में किस जिले का चुनाव होना है। आप अपने क्षेत्र का ध्यान रखेंगे और चूँकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह से चरण वाइज किया जाता है, तो 10 चरण में चुनाव कराया जाना है। पहले चरण का चुनाव 24 अप्रैल को होगा और जबकि अंतिम और 10वें चरण जो है वो 30 मई को होगा, यानी 24 से लेकर के 30 मई तक चुनाव का दौर रहेगा। और इसके बाद फिर काउंटिंग होगा और कौन जीता कौन हारा ये पता चलेगा रिजल्ट देख करके। इसमें कई चीज़ नई बात हो रही है, इसलिए वीडियो देखना अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने जिलावार तारीख तय कर दिया है, जैसे कि कुछ यहाँ पर डेट है, आप डेट अभी देख लें। शेड्यूल जो है पहला जो है वो 2 मार्च से 24 मार्च तक है, 24 अप्रैल तक है। ये जो चरण होते हैं शेड्यूल उसका, उस चरण में कई काम होते हैं। जो कि कैंडिडेट होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, अपना एडमिशन कराते हैं, समझिए उसमें कि हमको चुनाव लड़ना है। फिर उनको मौका दिया जाता है कि कोई गलती से आ गए या ड्रॉबैक लेना है, पीछे हटना है तो हट जाइए। फिर उनको प्रचार करने का मौका दिया जाता है, फिर उनका इलेक्शन होता है, फिर काउंटिंग होता है। इलेक्शन तक का ये डेट दिया हुआ है। तो 2 मार्च से इलेक्शन का पहला चरण का शुरुआत हो जाएगा, मतलब नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो मार्च और अप्रैल चलेगा। 2 मार्च से 24 अप्रैल पहला चरण, दूसरा चरण 4 मार्च से
28 अप्रैल, तीसरा 8 मार्च से 2 मई, चौथा 10 मार्च से 6 मई, पाँचवा 11 मार्च से 10 मई, छठा 26 मार्च से 14 मई, सातवां 28 मार्च से 18 मई, आठवां 30 मार्च से 22 मई, नौवां 4 अप्रैल से 26 मई और 10वां 7 अप्रैल से 30 मई। ये तो जैसे ही एक जगह का काम ख़त्म होगा दूसरे ज़िले में काम चालू हो जाएगा। 6 पदों के लिए चुनाव होना है, ये आप देख ही लिए, सारा पहले स्लाइड में देख लिए थे। आगे देखेंगे कि बड़ी सूचना आई है, राज्य में मुखिया सरपंच के चुनाव से पहले भावी उम्मीदवारों को आयोग की ओर से राहत मिल सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं होगी। आप ये देखिए, एक नई बात यहाँ पर आ रही थी, खबरों में बहुत ही बनी हुई थी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया जाएगा। ये क्या है? 2 चाइल्ड मतलब 2 बच्चे वाला पॉलिसी, यानी जिसके 2 ही बच्चे हैं या 2 से कम बच्चे हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं, वही उम्मीदवार बन सकते हैं। आप चुनाव में खड़ा उन्हीं को होना है जो 2 बच्चे मैक्सिमम होंगे जिनके। तो लेकिन इस बार राहत दिया गया है कि ये कानून इस बार लागू नहीं की जाएगी, आगे के लिए है, इस बार छूट दिया गया है। मतलब अब कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और ये कयास था कि मुखिया सरपंच पद के लिए चुनाव के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी सरकार लागू कर सकती है, लेकिन अब पता हो गया कि ये नहीं लागू किया जाएगा। तो यहाँ वही है कि जिनके पास 2 बच्चे हैं उनको ये मौका मिलता अगर ये कानून लागू होता तो, लेकिन ये कानून अब नहीं लागू है। बिहार में पंचायत चुनाव जो है, इससे पहले मुखिया सरपंच को सरकार ने खुशखबरी भी दी है। क्या खुशखबरी दी है? कि उनके लिए बजट पेश कर दिया है। राज्य ने त्रिस्तरीय, अभी त्रिस्तरीय की बात की है हम लोग, पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से 1254.5 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। आप देखिए, एक भविष्य दिखाया गया है कि इतना रुपया आपको जारी कर दिए गए हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे उनको ये खर्च करना है। ये जारी इसलिए भी कर दिए गए होंगे ताकि उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट जगे। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि आयोग की अनुशंसा से, चूँकि आयोग जो अनुशंसा करता है सरकार उनको लागू करते हैं, अनुशंसा से वित्तीय वर्ष 2021 की दूसरी किस्त की राशि जारी कर दी गई है। इसका मतलब है कि पहले कुछ और किस्त जारी किया गया था, ये दूसरा किस्त था। 5 साल में 5 किस्त में पेमेंट किया जाता है, जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे पेमेंट किया जाता है। अगर नहीं काम कर पाए एक वित्तीय वर्ष में तो पैसा रिटर्न भी लिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस राशि में से, जो वहाँ राशि दिया गया था डाटा, 878 करोड़ जो है वो ग्राम पंचायत के खातों में जाएगा, जबकि 250 करोड़ जो है पंचायत समिति को मिलेगा और 125 करोड़ जो है वो राशि जिला परिषद को आवंटित की जाएगी। मतलब क्या है कि जिला परिषद से कम और ग्राम पंचायत को ज़्यादा, इस तरह से ये राशि बंटवारा किया गया है। इस राशि का उपयोग निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार किया जाना है। उनका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, उसी में और उसी मद में खर्च करना है। उन्होंने बताया कि यह राशि अनटाइड फंड में दी गई है। एक खास बात यहाँ पर है, ये जो डाटा दिया गया कि किनको कितना दिया गया है, इसको पूरी तरह से फिक्स नहीं किया गया है। ये अनटाइड फंड है, मतलब थोड़ा अमाउंट इधर उधर भी हो सकता है। कोई ज़्यादा खर्च करना चाहे तो वो कर सकता है, किसी का बचा हुआ पैसे का, जिसका उपयोग जो है त्रिस्तरीय पंचायतें अपने आवश्यकताओं के अनुसार कर सकेगी। इसलिए अनटाइड, टाइड मतलब होता है बंधा हुआ होना, तो ये बंधा हुआ फिक्स नहीं है। ये फंड फ्री है, ओपन है कि पूरा जो अमाउंट है वो इन तीनों पर विभागों में खर्च करना है, चाहे जो विभाग जितना खर्च करे, लेकिन टोटल हम बता रहे हैं कितना खर्च कराया जाएगा। अब यह है कि चूँकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो कहा गया, ये भी चल रहा है कि बीजेपी की रणनीति है। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले जो सत्तारूढ़ भाजपा है उन्होंने ये अपनी किलेबंदी की है पैसे का बता करके। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने ग्राम पंचायत की सत्ता पर, चूँकि ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है इसमें कोई उम्मीदवार पार्टी वाइज नहीं होते हैं, राजनीतिक दल के उम्मीदवार नहीं होते हैं, लेकिन चूँकि वो गांव से सीधे जनता से जुड़े होते हैं, इसलिए उन पर छाने के लिए, उनके मन पर, उनको प्रभाव में लेने के लिए, उनको अपने काबिज करने के लिए कि भाई हमारे
ऊपर विश्वास करो। ऐसा करने के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी पंचायत चुनाव के लिए लालू यादव के पुराने फार्मूले जो है MY यानी मुस्लिम यादव का जो फार्मूला है उसके समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया है। और पार्टी ने इसके तहत राजद के 2 पूर्व सांसद जो हैं और 2 पूर्व विधायक उसको शामिल करा चुकी है, यानी वो बीजेपी में शामिल करा लिए हैं। यानी बीजेपी में राजद के 2 सांसद और 2 विधायक पहले के वो शामिल हो गए हैं। तो ये भी आशंका है। वोटिंग सेंटर को लेकर ये है रणनीति। वोटिंग सेंटर जहां वोट डाला जाएगा वो कैसा क्या होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यानी मुताबिक बिहार में अप्रैल और मई में पंचायत चुनाव हो सकता है। चुनाव से पहले सभी जिले में अधिकृत अधिकारियों को मतदान केंद्र का जायजा लेना। ये हर बार होता है, ये नई बात नहीं है कि मतदान जहाँ लेना है वहाँ कैसी व्यवस्था है इसका जायजा, इसका मूल्यांकन किया जाता है। और जो व्यवस्था कमी रहता है वो व्यवस्था उसमें दिया जाता है। जैसे लाइट नहीं है, जनरेटर की व्यवस्था, शौचालय, पानी, ये सब की व्यवस्था वहाँ पर कराया जाता है। अधिकारी मतदान केंद्र की लिस्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपेंगे। ये तो हमेशा जब भी इलेक्शन होता है तो उनके पास लिस्ट रहता भी है, जिसे आयोग की सहमति से प्रकाशित किया जा सकेगा। लेकिन कहा गया कि एक बार वेरीफाई करके इसको प्रकाशित किया जाना चाहिए और ऐसा ही किया जाएगा। चूँकि हम लोग देखें इस बार कोरोना काल में जो चुनाव हुआ तो बिहार सरकार के लिए तो इसमें एक मतदान केंद्र को 2 भागों में बांट दिया गया था। चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था तो संख्या बल 1000 से ज़्यादा नहीं हो एक केंद्र पर, इसका ध्यान रखा गया था। सारा चीज़ डबल कर दिया गया था अप्रॉक्स में। बिहार पंचायत इलेक्शन 2021 मुखिया के लिए 29 सिंबल अलॉट, वार्ड मेंबर्स के लिए 5 निशान निर्धारित। ये हेडिंग है कि मुखिया जो चुनाव लड़ेंगे उनको 29 सिंबल दिया गया। चूँकि मुखिया का क्रेज़ ज़्यादा है, आप देखेंगे कि मुखिया के कई उम्मीदवार खड़े होते हैं, कई निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं और इसलिए चूँकि सबको एक सिंबल दिया जाता है। हमारे यहाँ नाम से लोग कम जानते हैं, लोग फिगर देख करके भी कुछ जो पढ़े लिखे अशिक्षित लोग हैं सबका ध्यान रखते हुए जो उसका सिंबल याद रखते हैं, कोई नाम याद रखते हैं, कोई क्रम याद रखते हैं, इस तरह से वोट में काम करते हैं। पहले ऑफलाइन वोट होता था बैलेट पेपर पर, इस बार ऑनलाइन यानी EVM पर इलेक्शन होना है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने ये घोषणा किया था। सबके लिए ये बता दिया गया कि किसको क्या सिंबल मिलेगा। 29 सिंबल मुखिया के लिए अलॉट किए गए हैं। इसमें मोती से माला से लेकर के टेलीविज़न तक का सिंबल दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 29 सिंबल मुखिया पद के लिए देखिए कुछ मुख्य हैं कि मोतियों की माला, ब्लैक बोर्ड, कलम और दवात, ईंट, पुल, बैगन, ब्रश, कैमरा, चिमनी, मोमबत्तियाँ, कार, गाजर, जग, टेलीविज़न, टोकरी, बल्ला, केतली, कैरम बोर्ड, ऐसे जैसे जो है कुल सिंबल निर्धारित की गई है। यानी इस तरह से 29 सिंबल मुखिया पद के लिए दिए गए हैं। जो भी मुखिया के लिए उम्मीदवार बनेंगे उनको इन सब में से कोई एक सिंबल मिलेगा। वहीं वार्ड सदस्य जो होंगे उनके लिए 5 सिंबल निर्धारित किए गए हैं। वार्ड सदस्य एक गांव में छोटे से वार्ड होते हैं तो उनके लिए 5, चूँकि वहाँ कम कैंडिडेट खड़े होते हैं तो 5 सिंबल काफ़ी है। मैक्सिमम 5 लोग खड़े हो भी सकते हैं तो सबको सिंबल मिलेगा। इसमें क्या क्या है, हर घर जल का नल, पक्की नली, गली नली जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन जो है वार्ड सदस्यों के हाथों में किया जाता है। इस बार के चुनाव में इनके प्रति लोगों की रुचि बढ़ गई है कि वार्ड जो पार्षद होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको भी कई पावर मिले हुए हैं। उनके हाथों से भी पैसे का कुछ काम होता है, साइन होता है उनका, तो उनका रुचि उनके प्रति बढ़ गया है। ऐसे में इनके लिए अलॉट किए गए सिंबल में है वायुयान, अलमारी, कुल्हाड़ी, गुब्बारा, केला, ये सब चिन्ह को बढ़ाया जा सकता है। जबकि ग्राम कचहरी के सरपंच पद के लिए 19 सिंबल का निर्धारण किया हुआ है। उसमें है मोटरसाइकिल, नल, जीप, टमटम, छाता, टेलीफोन, ट्रक, पानी का जहाज, चरखा व तलवार जैसे सिंबल ग्राम कचहरी के लिए अलॉट है। कचहरी के पंचों के लिए है गुड़िया, चापाकल, कुर्सी, टॉर्च व ट्रैक्टर के सिर्फ 5 सिंबल चुनाव लड़ेंगे। यानी पंच के लिए भी 5 चुनाव है, वार्ड सदस्य के लिए भी 5 चुनाव चिन्ह है और सरपंच के लिए 29 और मुखिया के लिए सरपंच पद के लिए 19 और मुखिया के लिए 29। और पंचायत समिति के लिए कुल 10 सिंबल अलॉट हैं।
पंचायत समिति के प्रत्याशी को क्या क्या मिलेगा? छत का पंखा, नारियल, कंघा, चारपाई, कप और प्लेट, डोली, फ्रॉक, फ्राइंग पैन, गैस सिलेंडर और बिजली। ये सब हैं पंचायत समिति के सदस्य के लिए। अब है कि और एक चीज़ ये ध्यान था कि इसमें जो भी चुनाव चिन्ह हैं वो किसी अन्य प्रत्याशियों से मैचिंग नहीं होते हैं, ये खास ध्यान रखा जाता है ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, अब देखिए चुनाव कौन कौन नहीं लड़ सकते हैं ये देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं लड़ सकते चुनाव। तो जो भी मार्च से मई के बीच संभावित जो 21 का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो राज्य सरकार में किसी भी पद पर अगर कॉन्ट्रैक्ट पे यानी संविदा पर कर्मचारी ज्वाइन किए हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अगर उनको चुनाव लड़ना ही है तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, अपने नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा, नहीं तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सहयोग कर सकते हैं। आयोग ने कह दिया स्पष्ट कि कर्मचारी जो होंगे राज्य कर्मचारी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के प्रस्तावक भी एक कर्मचारी नहीं बन सकते हैं। और कोई अन्य कर्मचारी या अन्य प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं जो साधारण आदमी हैं, तो उनका ये प्रस्तावक होते हैं कुछ लोग, तो कि हम इनको प्रस्ताव करते हैं, इनको समर्थन करते हैं, तो ये सरकारी कर्मचारी प्रस्तावक भी नहीं बन सकते हैं। अगर ये प्रस्तावक बनते हैं तो वो प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो जाएगा, मतलब वो उनका इनवैलिड माना जाएगा। तो ये यहाँ पर इसलिए किया जाता है ताकि कोई पक्षपात का आशंका नहीं कर ले, कोई ये ना कह दे कि वो कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। वह ग्राम कचहरी के पदों के लिए भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अब ये कर्मचारी नहीं लड़ सकते चुनाव। कौन कौन कर्मचारी नहीं लड़ सकता है चुनाव, ये देखेंगे। केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले, जिनको सैलरी मिलती है, वो शैक्षणिक हो चाहे गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत हो, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हो, डिप्टेशन वाला क्या हुआ, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, शिक्षकेतर कर्मचारी हो, बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। प्रोफेसर जो होते हैं वो MP MLA का चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन वो ग्रामीण लेवल पर का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये विशेष रूप से यहाँ पर वर्णित कर दिया गया है। शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी या प्रोफेसर भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पंचायत के अधीन मानदेय, पंचायत के अधीन जो है अगर अंदर में मानदेय पर, अनुबंध पर कोई कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, यानी अभी स्कूल में जो टीचर हैं बिहार में बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं, 2004 से लेकर के 10 तक शिक्षा मित्र शिक्षक बने हैं, और वो भी चाहें तो अपने क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। न्याय मित्र हैं, विकास मित्र हैं, अन्य कर्मी हैं, विकास मित्र यानी टोला सेवक, ये सब कोई भी सरकारी सेवक माने जाते हैं, सबको सैलरी मिलती है, तो ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति, आंगनबाड़ी सेविका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान और विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्य करने वाले अनुदेशक भी चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सब लाभान्वित होते हैं सरकारी योजनाओं से, और ये जनता में भागीदार होते हैं, काम करते हैं, तो ये चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं तो लगेगा कि इन्होंने जिसका काम किया है उससे वो रिटर्न ले रहे हैं। इसके अलावा सरकारी वकील जो होते हैं GP, लोक अभियोजक यानी PP, सहायक लोक अभियोजक यानी APP भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वकीलों पर भी सरकारी वकील जो हैं, ऐसे नॉर्मल वकील तो चुनाव लड़ ही सकते हैं, सरकारी वकीलों को मनाही है। इन सभी पदों पर कार्यरत कर्मचारी प्रत्याशियों के प्रस्तावक भी नहीं बन सकते। जितने भी यहाँ पर पद दिखाए गए हैं, इन पदधारक का चुनाव लड़ना तो मना है ही, ये प्रस्तावक भी नहीं बन सकते हैं। और ऐसा करते हैं तो जिनका ये प्रस्तावक बनेंगे उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। ये लड़ सकते हैं चुनाव। कौन कौन चुनाव लड़ सकते हैं ये देखिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर्ड पर्सन, बुजुर्ग हैं, चाहे वो सरकारी सेवक ही हो, जन वितरण प्रणाली के लाइसेंस विक्रेता, जो जन वितरण प्रणाली है हमारे यहाँ कंट्रोल सिस्टम, उनको भी, उनके जो विक्रेता हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। कमीशन के आधार पर काम करने वाले एजेंट, ऐसे एजेंट जो कमीशन बेस्ड होते हैं, सैलरी नहीं मिलती है,
लेकिन काम वो कराते हैं मेहनत, तो उसको कमीशन मिलता है। तो ऐसे लोग लड़ सकते हैं एजेंट। अकार्यरत गृह रक्षक जो होमगार्ड टाइप के हैं और कार्यरत नहीं है, वो भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा सहायक सरकारी वकील, एजीपी, अपर लोक अभियोजक जो केवल शुल्क पर नियुक्त किए जाते हैं, जब जब काम पड़ता है इनको बुलाया जाता है, पेमेंट किया जाता है, रेगुलर पेमेंट नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बिहार पंचायत चुनाव का एक परिचय, कैसे कैसे चुनाव होता है, क्या क्या सिंबल मिला है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है। और इसमें एक विशेष बात थी कि इस बार का चुनाव ईवीएम से होना है। ईवीएम से उसी तरह चुनाव होगा जैसे कि विधायक और सांसद का चुनाव होता है। इसमें ईवीएम में मशीन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहलाता है ईवीएम। उसमें बटन दबाया जाता है और उससे आप देखेंगे भी वीवीपैट में कि किसको हम दावे, किस सिंबल को, और फिर वो वोट उनको जाता है। एक कंट्रोल यूनिट होता है, इस तरह से वो सिस्टम लागू किया जाएगा। अब ये बड़ा स्तर का इस काम है, चूँकि कई 6 पदों पर इलेक्शन कराना है, तो हो सकता है कि 6 तरह के मशीन हो, एक साथ एक व्यक्ति को 6 मशीन में वोट डालना होगा। तो इस तरह से जो है व्यवस्था की जाएगी। एक सेंटर पर 4 तरह के लोग होते हैं मिनिमम, और वो P1, P2, P3 और एक प्रिजाइडिंग जो सबका हेड होते हैं। फिर अलग से मजिस्ट्रेट होते हैं, कई तरह के पर्यवेक्षक होते हैं जो घूमते रहते हैं। तो इस तरह से इलेक्शन जो है कराया जाता है। तो हम लोग आशा करते हैं कि इलेक्शन इस बार बहुत अच्छे ढंग से होगी, बिहार में सफल होगी, बिना किसी हंगामे के होगी, शांतिपूर्ण, और आप सब लोग भागीदार बने, इसी उम्मीद के साथ आप सबको धन्यवाद।